हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक न्यू कहानी लेकर आई हूँ, जादुई गाय की। यह कहानी है सुनीता और उसकी जादुई गाय की। 4 महीने पहले एक सड़क हादसे में सुनीता ने अपने पति को खो दिया था। तब से सुनीता के सामने मानो मुसीबतों का अंबार लग गया था। उसका पति महेश एक गरीब किसान था। खेती के लिए उसने गांव के साहूकार से कर्जा लिया था, जिसे चुकाए बिना ही वह इस दुनिया से चला गया। साहूकार आए दिन सुनीता को खरी खोटी सुनाते उसके घर पहुंच जाता था। सुनीता बड़ी मुश्किल से अपने 2 बच्चों के साथ अपना गुजारा चला रही थी। उसके पास साहूकार को देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मालिक, मेरे पति ने आपसे कर्जा लिया था। तब वह तो है नहीं, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं। हाँ, तो पति नहीं है तो क्या हुआ, जमीन तो है तेरे पास, वो मेरे नाम कर दे, भूल जाऊंगा अपने पैसे को। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, उस ज़मीन के सहारे तो मैं और मेरे बच्चे जिंदा हैं। अगर वह भी चली गई तो मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भरूंगी। वह सब मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी बात मुझे मुझे मैं आखिरी बार तुम्हें मैं मोहलत दे रहा हूँ। अगले सोमवार तक या तो मेरा सारा पैसा चुका देना, वरना मंगलवार को ज़मीन के कागज़ मुझे सौंप दे। समझी। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला गया। सुनीता बहुत परेशान थी। तभी उसकी नज़र अपने दोनों बच्चों पर पड़ी, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह जैसे ही चूल्हे की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि सारी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी है। फिर भी उसने अपने पास से 5 साल की बेटी गुड़िया से कहा, गुड़िया बेटा, चूल्हा जलाने को एक भी लकड़ी नहीं है। तुम सोनू का ख्याल रखना। जंगल से लकड़ी काट कर लाती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं सोनू को संभाल लूँगी। अपने साल भर के मुन्ने को गुड़िया के सहारे छोड़कर चली जाती है। मुन्नी बोलती है, ठीक है, मैं समय संभाल लूँगी। गुड़िया के सहारे छोड़कर सुनी जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते भर वह सोचती रहती है कि आखिर साहूकार को देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। जंगल आ गया, लेकिन उसे अपनी मुसीबत से निकलने का रास्ता अब तक नहीं मिला था। जंगल पहुंचकर वह लकड़ियाँ काटने लगी। अब अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अरे, यह आवाज़ कैसी, किसी जानवर की लगती है। ऐसा लगता है उसे मदद की ज़रूरत है। सुनीता अपनी लकड़ियाँ को वहीं छोड़कर उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय दिखाई देती है। उस गाय के शरीर पर एक गहरा घाव था। वह दर्द से कराह रही थी। सुनीता तुरंत उस गाय के पास गई और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, अरे, तुम्हें तो चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा ना। बहुत। उस गाय को दर्द में देखकर सुनीता अपने बारे में सब कुछ भूल गई। उस गाय की मदद करने के बारे में सोचने लगी। अरे, उसने सबसे पहले गाय के घाव को साफ किया, फिर अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उसे घाव पर बांध दिया। गाय को पानी पिलाने के बाद सुनीता वहां से जाने लगी तो उस गाय ने तुरंत सुनीता को साड़ी का पल्लू अपने मुंह से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। यह साफ पता चल रहा था कि गाय सुनीता को जाने से रोक रही थी। सुनीता ने उस गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनीता गाय के मुंह से अपनी साड़ी निकालकर वहां से जाने लगती है तो वे गाय जोर जोर से आवाज़ करने लगती है। गाय की आवाज़ में दर्द था, जिसे सुनीता नज़रअंदाज नहीं कर सकी। उसने अपनी लकड़ियों को गट्ठर वो अपने सर पर रखा और फिर उस गाय के पास जाकर बोली, ठीक है, अब चुप हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सुनीता उस गाय को खड़े होने में मदद करती है और फिर अपनी लकड़ियां लेकर आगे चल देती है। गाय भी धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। सुनीता की बेटी अन्नू उस गाय को देखकर बहुत खुश होती है और सुनीता से कहती है, अरे माँ, मैया,
गैया हमारी है क्या? हाँ बेटा, मुझे जंगल में मिली, बहुत दर्द में है बेचारी, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं गई तो मैं इसे अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया माँ, यह तो बहुत प्यारी है, क्यों ना हम इसका नाम प्यारी ही रख दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से ये हमारी प्यारी है। और सुनीता उस गाय को बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी प्यारी का घाव भर गया और दूध से सुनीता को भी घर चलाने में मदद होने लगी। लेकिन अब भी साहूकार का कर्ज चुका पाना उसके बस से बाहर था। फिर भी एक दिन अरे माँ, देखो तो इस बर्तन में क्या हो गया है। वह अन्नू, अरे यह क्या? ये सुनीता उस बर्तन को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो बर्तन सोने का था। गुड़िया, ये अन्नू, यह कहाँ से मिला तुझे? माँ, यह तो प्यारी के पानी पीने का बर्तन है। जब हमने इस प्यारी के पास रखा तो वह बहुत अलग दिखता था, अब देखो ना यह कितना चमक रहा है। सुनीता कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तुरंत घर के अंदर से एक और बर्तन लेकर आई और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर प्यारी के पास सामने रखते हुए बोली, प्यारी ले पानी पी ले। प्यारी उस बर्तन से पानी पीने लगती है। जैसे ही पानी खत्म हो जाता है तो प्यारी उस खाली बर्तन को चाटने लगती है। देखते ही देखते बर्तन के भी सोने के बन जाता है। अब सुनीता को विश्वास हो गया था कि प्यारी कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। सुनीता बहुत खुश थी और वह प्यारी को लाड करते हुए कहती है, प्यारी तू सचमुच बहुत प्यारी है। सुनीता उन दोनों बर्तनों को बेच देती है, जिससे उसे खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। वह सबसे पहले साहूकार के घर जाकर उसका कर्ज चुका देती है। साहूकार यह सब देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो सुनीता की ज़मीन पर कब्जा करना था। सुनीता के जाने के बाद वह अपने आदमियों से कहता है, अरे सुनो, जरा पता करो ये सुनीता के पास इतने पैसे कहाँ से आए, कौन सी सोने की खान लग गई है इसके पास। हाथ साहूकार ने आदमी को सुनीता पर नजर रखने के लिए लगता सुनीता का रहन सहन अब पहले जैसा नहीं था। प्यारी के जादू से सुनीता की माली हालत बहुत अच्छी हो गई थी। सुनीता की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक पक्का मकान था, जिससे प्यारी के लिए भी रहने का बहुत अच्छा इंतजाम था। जिस रसोई में पहले चूल्हा जलाना मुश्किल था, वहाँ अब हर तरह के पकवान बन रहे थे। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी और सुनीता को अब कोई चिंता नहीं थी। वह तो पूरा दिन सिर्फ प्यारी की हाव भगत में ही लगी रहती थी। साहूकार के आदमियों को कुछ समझ नहीं आया। फिर रात के वक्त प्यारी ये ले पानी प्यारी पूरा पानी पीने के बाद जैसे ही उस खाली बर्तन को चाटती, वह भी सोने का बन जाता। साहूकार के आदमी छिपकर यह सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब सुनीता वहां से चली गई तो साहूकार के आदमियों ने चुपचाप घर में घुसकर उस सोने के बर्तन को अपने साथ लेकर सीधे साहूकार के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारा किस्सा सुना दिया। यह देखिए मालिक, यही बर्तन है वो। अरे हाँ रे, यह तो खालिद सोने का है। तभी मैं सोचूं अचानक कैसे इससे भिखारिन के दिन फिर गए। अगर यह सब सच है तो वह गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। जाओ उस गाय को अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। साहूकार के आदमी रात के वक्त ही उस गाय को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाते। प्यारी उन्हें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुनीता तुरंत वहाँ आ जाती है। वह साहूकार के आदमियों को पहचान लेती है और फिर एक मोटे डंडे से मार कर उन्हें वहाँ से भगा देती है। फिर अगले दिन देख सुनीता सीधी तरह से उस गाय को मुझे बेच दे, तुझे जो कीमत चाहिए मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन वो गाय उससे तो मैं लेकर ही रहूँगा। तुझसे बस लाला बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। मैंने तुम्हारे सारा कर्ज चुका दिया है। अब तुम्हारा
जोड़ यहाँ नहीं चलेगा। मैं अपनी प्यारी तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सोच ले एक बार, अगर मैंने पूरे गांव की बता दिया कि तेरी प्यारी का क्या कर सकती है तो मैं क्या हर कोई उसे पाने के लिए आ जाएगा। यहाँ फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे धमकी मत दे लाला, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। मेरी प्यारी के साथ तुम कैसा बर्ताव करोगे मैं जानती नहीं क्या। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मेरी प्यारी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझे। शाहूकार खून का घूंट पीकर वहाँ से चला जाता है। उसे किसी भी हाल में प्यारी का हासिल करना था। वह सारे गांव में प्यारी के जादू की खबर फैला देता है। फिर क्या था, पूरा गांव प्यारी के जादू देखने सुनी के घर पहुंच जाता है। सुनी यह सब देखकर घबरा जाती है। वह जल्दी से प्यारी को घर के पीछे वाले कमरे में बंद कर देती है और अभी गांव वालों से कहती है, देखिए यह सच है कि प्यारी एक जादुई गाय है, लेकिन अब वह मेरे पास नहीं है। जैसे ही लाला को उसके जादू के बारे में पता चला तो वह यहाँ से चली गई। अरे कहाँ चली गई, ऐसे कैसे चली जा सकती है। तूने उसे जाने कैसे दिया। नहीं भाई, लोगों प्यारी कहीं नहीं गई है, जरूर इसे छुपा कर रखा होगा। सभी गांव वाले जबरदस्ती सुनीता के घर में घुस जाते हैं और प्यारी को हर तरफ से ढूंढने लगते हैं। सुनीता किसी भी हालत में प्यारी को खोना नहीं चाहती थी। इसके पीछे उसका लालच नहीं, बल्कि वह सच में प्यारी से बहुत प्यार करती थी और वह जानती थी कि वहाँ हर कोई लालच के चलते प्यारी को हथियाना चाहता था। उसे तुरंत एक योजना बनाई जिसके तहत अचानक अन्नू जोर से चिल्लाने लगी, माँ वह प्यारी मैंने देखा उसे है कहाँ देखा बिटिया, कहाँ है प्यारी बाबा। वह गांव के बड़े चौराहे की तरफ जा रही थी। मैंने स्कूल से आते हुए उसे देखा। अन्नू की बात सुनकर सारे गांव उसी चौराहे की तरफ भागने लगते हैं। यही सब मौका था। सुनीता चुपचाप प्यारी को कमरे से निकालकर घर के पीछे वाले रास्ते से उसी जंगल में ले जाती है जहां वह पहली बार उससे ऐसे मिली थी। वहां पहुंचकर सुनीता प्यारी को आज़ाद कर देती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दे प्यारी, अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकती। तेरे जादू के बारे में सबको पता चल गया है। वो लोग तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तूने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान तो कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं तुझे ऐसे लोगों को भी नहीं सौंप सकती जो तुम्हें नहीं, तेरे जादू को चाहते हैं। प्यारी की आंखों में आंसू थे। वे सुनीता को लाड दिखाने लगती है, मानो वह भी सुनीता को प्यार से अलविदा कह रही थी। फिर प्यारी पलटकर घने जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में सुनीता की आंखों से ओझल हो जाती है। सुनीता घर वापस आ जाती है। उसे प्यारी को खोने का दुख तो था, लेकिन वह तसल्ली भी थी कि प्यारी जहाँ कहीं भी थी सुरक्षित थी। ऋषि 24 साल की हो गई थी और उसका कॉलेज भी खत्म हो गया था। अब अन्नू 24 साल की हो गई थी और उसका कॉलेज भी खत्म हो गया था, मगर अब वह दिन रात घर पर बैठकर सिर्फ आराम करती थी और फ़ोन चलाती थी। यही नहीं, वह सुबह भी देर से उठती थी। उसकी माँ उससे तंग आ जाती थी और उसे सुधारने के लिए उसकी शादी करने का फैसला ले लेती है। लेकिन जब ससुराल जाकर भी राशि या अन्नू की हरकतें नहीं बदलती और वह बात बात पर मायके पहुँचने की धमकी
देती तो चीज़ें बदल जाती। राशि अन्नू के पति का नाम नाम आरजू था और वह अक्सर काम की वजह से बाहर रहता था। अन्नू इसका फ़ायदा उठाती और एक दिन आराम करती। वह अपने ससुराल का एक भी काम नहीं करती थी। उसके साथ उसके साथ न, उसके साथ गुड़िया ही घर का सारा काम करती थी। एक दिन शाम के समय नरेश राशि को आवाज़ लगाता है, अन्नू सुनो अन्नू कहाँ है क्या हुआ माँ जी अन्नू अभी मुझे बिरजू का फ़ोन आया था। उसने कहा है कि अभी अपने पापा के साथ आने तुम्हारे ससुर के साथ घर आ रहा है वह भी मेहमानों को लेकर। तो तुम ज़रा रात का खाना बना दो और हाँ थोड़ा ज़्यादा ही बना दो। क्या पर माँ जी का खाना क्यों नहीं बना रही हैं? आप भी तो फिक्र फ्री ही है ना। कितनी प्यारी शाम है। अब मैं इसे खाना बनाकर ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। खाना बनाते बनाते सारी शाम तो रसोई घर में ही गुजर जाएगी ना। अन्नू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खाना तुमको ही बनाना पड़ेगा आज और फिक्र मत करो, कल भी शाम आएगी। अन्नू को यह सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता था और वह मन ही मन सोचती थी कि नहीं अगर मैंने आज खाना बना दिया तो फिर यह मेरी प्यारी सास मुझसे रोज़ खाना बनवाएगी और यह मैं होने नहीं दूंगी। वैसे भी अगर मेरा काम करने का मन नहीं है तो कोई भी मुझसे काम नहीं करवा सकता। बस यही नहीं माँ जी मुझसे अच्छा खाना तो आप बनाती हैं। आप अब हम मेहमानों को ख़राब खाना तो खिलाएंगे नहीं। तो एक काम करिए, खाना आप ही बना दीजिए, फिर मैं कल से खाना बना दिया करूँगी। हर नरेश कुछ कहता तो उससे पहले ही अन्नू वहाँ से चली जाती। आखिर मैं हार कर सरोज की खाना बनाना पड़ता। राशि इसी तरह बार अपनी जिम्मेदारियों को भागने लगती और यही सब उसके पास बहुत बहाने ख़त्म हो जाते। तब वह हर बार अपने मायके जाने की बात शुरू करने लगती। ऐसे ही एक दिन सरोज अन्नू से कहती है कि अन्नू अब मैं कुछ नहीं जानती। कल मेरी बहन आ रही है और तुम्हें कल से घर का सारा काम करना ही पड़ेगा। बेहतर होगा कि तुम आज से ही शुरू कर दो। मैं नहीं चाहती कि उसके सामने कोई नाटक हो। अन्नू मन ही मन सोचती है कि नहीं मैं नहीं। अब अगर मैं घर पर रुकी तो माँ जी ज़रूर मुझसे काम करवा कर ही मानेगी। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। नहीं माँ जी मुझसे यह सब काम नहीं होगा और वैसे भी आज अपने मायके जा रही हूँ। क्या मायके फिर से? अरे वाह माँ जी, अब भला यह क्या बात हुई कि अब क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकती? अब मेरा मायका जाना भी आप गिनाए क्या? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, मगर कल से घर में इतना सारा काम कौन करेगा? तुम इसी वक्त मायके जाने की बात कर रही हो। अब मुझे अपनी माँ की याद अभी आ रही है तो अभी तो जाऊँगी ना मैं। अभी मायके अन्नू वहाँ से चली जाती है और अपना सामान बांधने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। सरोज इस बार भी अन्नू को छोड़ देती है। उसे लगता है कि सिर्फ एक बार ही की बात है, लेकिन वो गलत थी। इधर अन्नू अपनी माँ के घर पहुँचकर उनसे कहती है, अरे वो माँ, इतने दिनों के बाद अपने घर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जरा एक कप चाय तो पिलाना माँ। अरे अन्नू, तू ऐसे अचानक से यहाँ और इतने दिन बाद कहाँ? तू अभी पिछले हफ्ते तो आई है और खैर अब आ ही गई है तो तू मुझे चाय बनाकर पिलाना। अरे क्या माँ, आप भी मैं तो दिन भर अपने ससुराल में काम ही करती रहती हूँ ना। अब यहाँ अपने मायके में तो सिर्फ आराम ही करूँगी।
यह भी पूरा दिन दिन अन्नू की माँ को उसकी बात अटपटी लगती है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहती कहती अन्नू कुछ दिन अपनी माँ के घर में बड़े मज़े से रुकती है, और वह अपने पापा से जो भी खाने पीने का लाने की कहती, वह उसे जाकर पापा से जो भी खाने पीने को लाने को कहती और उसे लाकर खिलाते, और अन्नू दिन भर अपना फ़ोन चलाती और सोती। कुछ दिन बाद अन्नू का अपने ससुराल वापस जाना पड़ता। अच्छा माँ पिता जी, अभी मैं जा रही हूँ, मगर आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। हाँ हाँ बेटा, क्या नहीं, क्यों नहीं। अन्नू चली जाती है, लेकिन अब वह अपने ससुराल पहुँचती है तो उसकी सास रोज़ फिर से उससे कहती है कि अन्नू, तुम कितने दिनों बाद आ रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ 1 ही 2 दिन में आ जाओगी, मगर पूरे 7 दिन बीत गया। ओ माँ जी, जब मैं अपनी माँ के घर गई तो वहाँ वहाँ वापस आने का दिल ही नहीं किया, इसलिए खैर अब मैं चलती हूँ, रास्ते में बहुत थक गई हूँ। आप मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। अन्नू अपने कमरे में चली जाती है और फिर से आराम करने लगती है। अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया था। सरोज जब भी अन्नू को कोई काम बताती, अन्नू या तो कोई बहाना बना देती, या तो अब वह अपने मायके चली जाती। अन्नू की माँ को भी अन्नू को ऐसी बार बार मायके आना सही नहीं लग रहा था, इसलिए वह एक दिन राशि के सास से फ़ोन मिला देती है। हेलो नमस्ते सरोज जी, मैं अन्नू की माँ बोल रही हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, सब ठीक है। वो मुझे अन्नू के बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था आजकल, बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी आ जाती है और फिर दिन भर अपने कमरे में बैठकर आराम करती है। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, वह यहाँ भी ऐसे ही करती है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है। अभी तो यहाँ सारा काम संभालने के लिए मैं हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी ही चलेगा। अब उसे भी चीज़ें समझनी चाहिए। मैं जब भी उसे कोई काम बताती हूँ, वह वापस मायके भाग जाती है, या तो कोई बहाना बना देती है, या इसी तरह से सरोज सारी बातें अन्नू की माँ को बता देती है। हम भी अब मुझे समझ आ गया अन्नू यह सब क्यों कर रही थी। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद वह थोड़ी समझदार हो जाएगी, लेकिन उसे तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, उल्टा उसने तो आपको भी परेशान कर रखा है। यह सब सच है, पर अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे समझाएं उसे। मैंने तो हर तरह से उसे समझाने की कोशिश कर ली है, अब आप ही कोशिश करके देख लीजिए, करना क्या है। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे कि अन्नू सब समझ जाएगी। अच्छा भला क्या तरीका है। अन्नू की माँ सरोज को अपना सारा प्लान बता देती है, और उसे सुनाकर सरोज बहुत खुश हो जाती है। यह तो बहुत अच्छा प्लान है समधन जी, मैं कल ही सुबह काम शुरू कर दूंगी। अन्नू को सही रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है। सरोज इतना कहकर फ़ोन काट देती है। अगले दिन से तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन अन्नू हर रोज़ की तरह वो सुबह बहुत देर से उठती है और किचन में जाकर नाश्ता ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। माँ जी, आपने आज कुछ नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं, क्या नहीं बहू, क्या पर क्यों? अरे मुझसे बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी, क्योंकि आज मैं आपके अपने मायके जा रही हूँ, तो अब पूरे घर का ख्याल तुझे रखना पड़ेगा। क्या आपने मायके? हाँ, और क्या, जब तेरा मन करता है तब तू अपने मायके चली जाती है, इसलिए अब मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, तो कुछ दिन आराम करने अपने मायके जा रही हूँ। अब घर में खाना बनाना और घर की सफाई करना, सब का काम तुझे ही करना पड़ेगा। अन्नू ये सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन वो दंग रह जाती है। उसकी माँ भी अपना सामान एक सूटकेस में डालकर घर के बाहर खड़ी थी। अरे माँ, आप भी कहाँ जा रही हैं अब? अरे राशि, अन्नू तू गलत समय पर आई है, और आपने तो मायके जा रही हैं। क्या आप भी अपने मायके जा रही हैं? अरे हाँ, आखिर हो क्या रहा है। मैं तेरा
और तेरा और तेरे पापा का काम करके मैं थक चुकी हूँ। मुझे भी कुछ दिनों की छुट्टियाँ चाहिए, इसलिए अब मैं मायके जा रही हूँ। वहाँ जाकर कुछ आराम करूँगी, अच्छे वक्त बिताऊँगी। तू घर का झाड़ू पोछा और खाना बनाना वगैरह वगैरह कर देना। ये नहीं नहीं माँ, मैं वापस जा रही हूँ। राशि जल्दी से वापस अपने ससुराल पहुँच जाती है। उसे जोड़ों की भूख लग रही होती, मगर राशि को कुछ बनाना आता ही नहीं था। वह सब क्या करेगी? माँ और मम्मी को जी को दोनों को अपने अपने मायके अभी चली जाना था। क्या करूँगी मैं? कैसे हालात बहुत ख़राब हो रही थी। ऐसे में क्या काम चलेगा वगैरह। वह रोकर रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ और सास आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर बड़ा खुश होती है। गई नहीं, मायके गई नहीं, ये सब नाटक था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। क्या ये नाटक था? कैसा नाटक? अपने मायके जाने का नाटक था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। राशि अब बताओ, अब तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाओगी ना? क्योंकि हर वक्त तुम्हें इनसे भाग नहीं सकती। चाहे तो हम भी भाग सकते हैं आसानी से, मगर तुम लोगों के लिए ही हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं। हाँ हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मगर माँ मुझे तो घर का एक भी काम ठीक से नहीं आता, खाना बनाना भी नहीं आता, फिर मैं यह सब कैसे कर पाऊँगी? मैंने तो कभी आलस के मारे काम किया ही नहीं। चिंता मत कर बहू, अब से मैं तुम्हें रोज़ सिखा दूँगी। तुम बस खूब मेहनत से काम करना, ठीक है? मैं कल से ही खूब मेहनत से काम करूँगी, घर का सारा काम सीख लूँगी। और हाँ, अब मैं बात पे मायके जाने की बात नहीं करूँगी बेटा। जब भी तेरा मन करे आ जाना, बस अपनी जिम्मेदारियों से भागना मत, वरना इससे तेरी सास को बहुत ही परेशानी होगी। अपनी सास और माँ को बातें समझ जाती है और अगले ही दिन से वह खूब मेहनत से काम करती है। थैंक यू। आपको मेरा कहानी कैसा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।